Hi guys, this is Dipakshi, your social science educator at the Unacademy platform. So welcome to the 9th and 10th experts channel of Unacademy and welcome to 10th Live Daily जहाँ पे आज हम करने वाले हैं फेडरलिज्म का लेक्चर नंबर 2. ठीक है, तो आई होप ऑल यू गाइज हैव सीन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म और आप लोगों को एकदम मक्खन स्मूथ सारा कुछ समझ में आ गया. तो बच्चा आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वील बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द 3 डिफरेंट लिस्ट. वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ये सारी की सारी चीजें आज जो हम करने वाले हैं, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली जो लिस्ट वाला पार्ट है. बच्चा आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन सी लिस्ट से बिलोंग करता है, या आपको बोल देंगे कि इस लिस्ट के अंदर कौन से फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आते हैं, यू विल हैव टू मार्क देम डाउन. तो ऑल्दो हमारा सारा कुछ जो टर्म 1 का एग्जाम में आ रहा है, दैट इज gonna completely be objective type questions, लेकिन उसके लिए भी we should have a thorough understanding and सब कुछ हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए. that is really very important, है ना. तो आज के इस सेशन के अंदर हम वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज दीपाक्षी मैनी एंड आई टेक अप सोशल साइंसेस फॉर ऑल यू गाइज एट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम चारों के चारों कवर कर लेने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चा फटाफट से शुरू करते हैं विद आवर डेली रिचुअल. लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से बता दो लाइव चैट में, हाउ इज द जोश एवरीवन? आर यू गाइज एब्सोल्युटली रेडी टू रॉक द शो? यस और नो? जल्दी से बता दो लाइव चैट के अंदर. मीनवाइल मैं आपको फटाफट इमर्ज के बारे में बता देती हूँ बच्चा. सो इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी की लर्निंग आपको डाउनलोड करनी है ऐप, और उसके अंदर यू हैव टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज बाय अनअकैडमी. अब बच्चा ये एक्सक्लूसिवली आपके टर्म 1 एग्जाम्स के लिए है. हर सैटरडे को और हर संडे को इसका एग्जाम होता है बच्चा 5 to 6:30 PM पे. ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये, बिकॉज इसके अंदर हम अपने सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से ब्रश अप कर सकते हैं. उसके साथ साथ बच्चे बग्स बाउंटी की बात करते हैं. बहुत ही अमेजिंग फीचर है. यू गाइज कैन यूज इट. आप लोगों को अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है बच्चे किसी भी वीडियो के अंदर, सो यू गाइज कैन रिपोर्ट इट देयर एंड देन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट, आपको उसके लिए प्राइज भी मिलेगा. ठीक है, साथ साथ बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स की. तो बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मच मोर. और उसके साथ साथ बेस्ट पार्ट है कि भाई आप घर पे बैठ के अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो. और साथ साथ बच्चे अभी एक बहुत ही अमेजिंग और एकदम ब्रांड न्यू फीचर आया है, दैट इज रेज अ हैंड. तो यहाँ पे हम 1-on-1 एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, आप लोग अपने डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, तो बहुत मजा आता है. और बच्चे अभी करंटली मेरे ऑलरेडी 3 कोर्सेज ऑनगोइंग है ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. 9th के कोर्सेज ऑनगोइंग है, 10th के क्रैश कोर्सेज ऑनगोइंग है, और साथ साथ कुछ मैप्स और डेट्स के भी कोर्सेज ऑनगोइंग है. तो जल्दी से जाओ एंड क्विकली गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. आप लोगों को जो भी प्लान सबसे अच्छा लगता है, सबसे फीजिबल लगता है, आप वो ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. 3 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, whichever plan suits you guys the most, go ahead with it. I would personally recommend you guys to go with a subscription of a longer tenure, because उससे आपका per month cost काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और वो इकोनॉमिकली बहुत फीजिबल पड़ता है. ठीक है, साथ साथ बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू बी. आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करोगे ना, ऑब्वियसली बात है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कोई रट्टू तोता तो बनना नहीं है. वी डोंट हैव टू बिकम अ पैरट, राइट? तो बच्चा उसके लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज सीखने को यहाँ से मिलती हैं. पेंटिंग, डूडलिंग, स्केचिंग, मैजिक, म्यूजिक, कोडिंग जैसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज आप सीख सकते हो. तो यहाँ पे भी आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलती है. देन यू गेट आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं. यू गेट पेरेंट टीचर कनेक्ट. आपको एक प्रॉपर प्लानर मिलता है सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. वी विल गिव यू गाइज अ प्रॉपर टाइम टेबल, जो आप फॉलो करोगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ. एंड अगेन आप लोगों का जो भी प्लान लेने का मन करता है, यू गाइस कैन गो अहेड विद इट. 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरा कोड लगा के, दैट इज DM लाइव, दीपाक्षी मैनी फॉलोड बाय लाइव, बिकॉज लाइव इज द प्लेटफॉर्म. साथ साथ अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, विच इज गोना बी द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म. ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म के अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है फॉर दैट मैटर. जब हम पावर्स को
को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज फेडरलिज्म, है ना। तो फेडरलिज्म में मिनिमम से मिनिमम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट तो होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ बच्चे सारे के सारे फीचर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस सेशन येट, गो वॉच इट, डू गो वॉच इट श्योरली इस सेशन के बाद, ठीक है। चलो, तो अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ आर पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में पावर्स डिवाइड कैसे होती है, ठीक है। तो अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मतलब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन एक फेडरल नेशन है, यानी कि यहां पे पावर्स का डिवीजन हो रहा है, ये हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो बच्चा, हमारी कंट्री पे आप सबको पता है इंडिया जो थी वो एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, है ना। तो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज लूट लिए और उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स तक हमारी कंट्री के ऊपर कॉलोनियल रूल रहा था, राइट। 200 इयर्स, छोटा टाइम स्पैन नहीं होता। और उसके बाद जब हमारी आजादी का टाइम आया, जब इंडिपेंडेंट नेशन बना इंडिया, तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया। एंड इंडिया हैड गॉन थ्रू अ वेरी पेनफुल एंड अ वेरी ब्लडी पार्टीशन। लेट मी टेल यू समथिंग जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है बच्चा। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल डाइड हियर, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग मरे थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लिटरली जिसे कहते हैं ना, खून की नदियां बही थी, लिटरली। एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना बच्चा, प्रिंसली स्टेट्स कौन से होते हैं? प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली वो स्टेट्स होते हैं विच आर रूल्ड बाय द लोकल रूलर्स, ठीक है, which are ruled by the local rulers. They became a part of our country. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन थी हमारी कंट्री की, उसको बना दिया गया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब आज तक भी इंडिया जो है वो एक हम उसको बाय डेफिनेशन फेडरल नहीं बोलते, वी कॉल इट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है फेडरेशन, ये वर्ड कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, लेकिन हम सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना बच्चे, वो सारे फेडरलिज्म वाले होते हैं, है ना। सारे के सारे प्रिंसिपल्स जितनी भी हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम फॉलो करते हैं, वो सब कुछ फेडरल वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नाउ वी ऑल नो द वेरी बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्या कहते हैं कि मिनिमम 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए, है ना। तो वो भी हमारी कंट्री के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली शुरुआत में बच्चा 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जैसा कुछ था ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहले ओरिजिनली सिर्फ 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे, जो कि था हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वॉज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज जाते हैं कि मैम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होता है। तो बच्चा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंपली स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ लेटर ऑन, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमें पता है यार इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और इंडिया इज सच अ ह्यूज, सच अ वास्ट कंट्री, तो इतनी वास्ट कंट्री को संभालने के लिए गवर्नमेंट भी तो चाहिए, है ना। तो बेसिकली लेटर ऑन एक तीसरा टियर ऑफ गवर्नमेंट एड ऑन हो गया था इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो बच्चा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्लियरली 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटिव पावर्स की बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स डेफिनेटली मिलती ही मिलती है, ठीक है। एंड साथ साथ अगेन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर आल्सो, द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट अकाउंटेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर्स हैं, वो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के टुवर्ड्स काम करती है हमारी कंट्री के लिए, और वो भी इंडिपेंडेंट है। मतलब हर चीज में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सेम तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी है, उनके पास भी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स हैं। नाउ अब बच्चा, ये जो हमारा 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, अब हमने क्या किया, हमने 3 लिस्ट बना दी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे मैटर्स हैं ध्यान में रखने के लिए, एजुकेशन है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, बैंकिंग है, उसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब भाई कोई एक बेचारा इंसान या एक बेचारी इकलौती गवर्नमेंट जो है वो इतने सारे सब्जेक्ट्स को तो हैंडल नहीं कर सकती। और चलो मैं मानती हूँ अगर कर भी ले, ठीक है, अगर वो ये पूरा का पूरा बर्डन अपने कंधों पे डाल भी ले, तो बच्चा जो स्टेट स्पेसिफिक चीजें हैं, स्टेट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी टेक केयर कैसे करेगी यूनियन गवर्नमेंट। तो इसी के लिए क्या किया हमारी
तीन लिस्ट बनी। पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम ये तीनों की तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारी यूनियन लिस्ट। तो बच्चे यूनियन लिस्ट क्या करते हैं? यूनियन मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे ओवरऑल नेशन को लुक आफ्टर कर रही है ना, पूरी की पूरी कंट्री के टुवर्ड्स हमारा लुक आफ्टर कर रही है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर बच्चा वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इन पर्टिकुलर मैटर्स के अंदर सारी की सारी कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसीज और यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना बच्चा, उन सब के अंदर जो लॉज हैं वो कौन बनाता है? अकेले। जो लॉज हैं वो अकेले यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? अकेले यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। मतलब जो भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे यूनियन गवर्नमेंट अकेले बनाती है। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी सी बात? चलो, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका डिफेंस आ गया, बैंकिंग आ गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू गाइस टेल मी इन द लाइव चैट कौन कौन से और सब्जेक्ट्स होते हैं? जल्दी से बता दो एवरीवन क्विकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉरेन अफेयर्स होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और बताओ, कम्युनिकेशन हो गया, और उसके साथ साथ आपकी करेंसी हो गई। अब भाई ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर नेशन वाइड एक ही करेंसी तो यूज करी जाएगी। तो बच्चा ये सारे के सारे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। आगे चलते हैं। देन आती है हमारी स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर बच्चे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब है, तो पंजाब में उनका देखो अलग, पंजाब में एग्रीकल्चर होता है, पंजाब की अलग पुलिस है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें पंजाब को ही देखनी है, या पंजाब के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये पंजाब की गवर्नमेंट को ही पता होगा, है कि नहीं, राइट। तो बेसिकली स्टेट लिस्ट जो होती है बच्चा, वो सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारे स्टेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बच्चा, वो सारे के सारे स्टेट्स के अलग होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग या उनके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे नॉर्म्स बनाते हैं, या उनको जो फायदा करेगा वो वाले नॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चा, उनके सारे के सारे जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? पुलिस हो गया, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर हो गया। और बताओ जल्दी से लाइव चैट के अंदर बता दो कि और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, एवरीवन क्विकली। बहुत बढ़िया, कॉमर्स होता है, बिल्कुल सही, कॉमर्स हो गया भाई, उसके साथ साथ इरिगेशन हो गया, एब्सोल्युटली, ट्रेड हो गया, बिल्कुल सही। जब हमें कमोडिटीज को एक्सचेंज करना होता है तो वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, हर एक स्टेट के अपने अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो बच्चों हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करती है जो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट के हैं दोनों के दोनों, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो डेफिनेट सी बात है, अगर दोनों के कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है तो भाई लॉज भी दोनों ही बनाएंगे। तो दोनों के दोनों जो गवर्नमेंट है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। एक बात सोचो भाई, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। अगर कभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं करे, तो कभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हुए इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, तो उस केस में बच्चा क्या होता है, जब भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, यानी स्टेट और सेंटर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ पास करती है दैट प्रिवेल्स। ठीक है, द लॉ दैट इज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स इन दैट केस। क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एजुकेशन की, फॉरेस्ट की, उसके साथ साथ ट्रेड यूनियंस की अगर बात करी जाए, मैरिज की बात करी जाए, शादी,
ठीक है, अडॉप्शन की बात करी जाए, सक्सेशन की बात करी जाए, ये सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चा, ये इंक्लूड होते हैं इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है यार, जायज सी बात है कि इनके अलावा भी तो डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो इन तीनों के तीनों लिस्ट के अंदर फॉल नहीं करते। जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डलती है, उसमें चीनी डलती है, दूध डलता है, सब तो मिक्स हो जाता है, लेकिन उसका एक रेसिड्यू बच जाता है। रेसिड्यू क्या होता है? पत्ती, है ना, चाय पत्ती, उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, राइट। तो बिल्कुल सेम तरीके बच्चा, जो बच जाते हैं सब्जेक्ट्स वो एक और लिस्ट के अंदर डाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअरी लिस्ट, जो बचा कुचा होता है। ठीक है, इन शॉर्ट तो वो सब्जेक्ट्स बच्चा जो तीनों की तीनों लिस्ट के अंडर फॉल नहीं करते, वो रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो फिर ये वाले सब्जेक्ट्स भी डाल देते तीनों में से किसी भी लिस्ट के अंदर, पर डाले इसलिए नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तब तक आए ही नहीं थे। ठीक है, तब तक ये वाले जो सब्जेक्ट्स थे बच्चा, ये डिस्कवर ही नहीं हुए थे, आप कह सकते हो कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो इन सब्जेक्ट्स को भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट करती है, यानी रेसिडुअरी लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया या आईटी के ऊपर पॉलिसीज हो गई, सारे रेसिडुअरी लिस्ट के होते हैं सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बच्चा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, लेट मी क्विकली चेंज द पेन कलर। यस, तो बेटा कुछ ऐसे भी हमारी कंट्री के अंदर एरियाज हैं जिनको हम बोलते हैं यू नो यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैम हम यूनियन टेरिटरीज को एक्चुअल में यूनियन टेरिटरी बोलते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी एक्चुअली कॉल देम यूनियन टेरिटरी एट द फर्स्ट प्लेस? बताओ बताओ, कैन एनी वन ऑफ यू गाइस टेल मी? भाई हमने स्टेट क्यों नहीं बनाया इनको, किस खुशी में नहीं बनाया, इन्होंने क्या ऐसा पाप किया था? तो उसका रीजन ये है बच्चा कि ये जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं ये बहुत छोटे हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स, लेकिन ये पावरफुल भी हैं। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी मर्ज्ड विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑल्सो, उनको हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर मर्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे एरियाज हो गए जैसे कि चंडीगढ़, अब देखो पंजाब और हरियाणा के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि चंडीगढ़ कौन लेगा, तो इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया ताकि लड़ाई ना हो। ठीक है, अब दिल्ली, भाई दिल्ली है, दिल वालों की हमें पता ही है, दिल्ली इज बेसिकली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री इंडिया, that is also a union territory. Lakshadweep island ले लो, अंडमान एंड निकोबार island ले लो, because of being island nations, because they need some special care. They are very very isolated from our country. आइलैंड जगहें हैं, तो इसलिए इनको भी हमने यूनियन टेरिटरीज बना दिया बिकॉज इनको कुछ स्पेशल केयर की जरूरत है। देन उसके बाद हमारी दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, लद्दाख हो गया, कल्चरली कितना ज्यादा रिच है लद्दाख, है ना, पुदुचेरी हो गया। तो ये सारे के सारे जो रीजन्स है बच्चा, ये क्या है? ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो बच्चा जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, इनके पास स्टेट वाली पावर्स नहीं होती हैं, दे डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट, रादर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हाथ में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं इन रनिंग सच एरियाज। क्लियर है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली मेक्स द लॉज फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स तो शेयर होती है, डेफिनेट सी बात है भाई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है बच्चा वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है अपने स्टेट के लिए। ठीक है, तो जो शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्टेटेड है कि हमारे सेंट्रल के पास कुछ पावर्स होंगी, स्टेट के पास कुछ पावर्स होंगी। अब इन कंट्रीज लाइक इंडिया, उसमें डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कंपैरेटिवली ज्यादा पावर्स होती हैं एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट पावर्स दोनों के पास होती है। ठीक है, और हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पे, बिकॉज इट इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी। तो अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं ना किसी भी जगह पे, तो क्या होता है? If any change is to be made, it has to be first passed by both the houses of the parliament, मतलब हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा।
ठीक है, तो इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में भी अगर 2/3 की मेजोरिटी होगी तभी कोई चेंज हो सकता है, अगर नहीं तो फिर नहीं। And then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। यानी जितने हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट हाफ उस चीज से अप्रूव करने चाहिए, तभी कोई भी चेंज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकता है। ऐसे ही नहीं कि मजे में मन किया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस ले, ना बाबा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी है क्या? सबसे पहले तो अच्छा, जुडिशरी है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, आवर इंटायर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इज बेसिकली द जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है टू लुक आफ्टर एवरीबडी एंड टू प्रोवाइड जस्टिस, है ना। तो भाई आपने सुना ही होगा, अगर कभी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, या स्टेट और सेंट्रल के बीच में झगड़ा हो जाता है, या दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है, या लोगों और स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो वो कहां जाते हैं? कोर्ट को अप्रोच करते हैं ना, है ना। तो एग्जैक्टली वही काम है, और कोर्ट डेफिनेटली उनके डिस्प्यूट्स को भी सॉर्ट करता है कि नहीं। तो यही एग्जैक्टली जुडिशरी का रोल है। नंबर 1, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जितने भी प्रोसीजर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेटेड हैं, द जुडिशरी मेक श्योर कि वो सारे के सारे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होता, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी लॉ, कोई भी प्रोविजन, तो जुडिशरी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। एंड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बच्चा अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, तो सेंट्रल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा करती हैं डिसीजंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट का रोल। तो बच्चा अगेन देखो, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑब्वियसली बात है, देखो कितने सारे खर्चे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना ह्यूज पैसा खर्च कर रही है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रोवाइज हो रहे हैं, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, डिस्पेंसरीज बन रही हैं। कहां से कर रही है गवर्नमेंट इतना खर्चा? ऑब्वियसली कहीं से तो पैसे लेकर आएगी। अब पैसों की बारिश तो होती नहीं है कि नहीं। उसके साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में भी अगर हम बात करें, तो एजुकेशनल फील्ड के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स बना रही है हमारी गवर्नमेंट। तो बच्चा उनको पैसे कहां से मिलते हैं? उनको पैसे मिलते हैं बाय दी टैक्सेस। हम जनता, आम जनता टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को। देखो आपको पता ही होगा, जीएसटी की अगर हम बात करें तो सीजीएसटी अलग होता है और एसजीएसटी अलग होता है। मतलब सेंट्रल का जीएसटी, सेंट्रल का टैक्स अलग जाता है और स्टेट का टैक्स अलग जाता है। इक्विवेलेंट अमाउंट होता है दोनों का, बट अलग जाता है। और इसी पैसे की मदद से जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे के सारे कामों को पूरा करती है। क्लियर है इतनी सी बात सबको? एवरीबडी यस नो? जल्दी से मुझे बता दो। लवली, आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, करेंसी, ऑल ऑफ दीज आर हैंडल्ड बाय विच गवर्नमेंट? द लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो क्वेश्चन को ही अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। जल्दी से लाइव चैट में बताओ सारे के सारे, which of the following is true? Everybody quickly. बहुत बढ़िया। The right answer to this is the central government। बहुत बढ़िया बच्चे, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, why has federalism succeeded in India? इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जैसा जो प्रोसीजर है, फेडरलिज्म जैसा जो हम कुछ फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिकली, वो सक्सीड कैसे हुआ? एंड विच 3 पॉलिसीज अडॉप्टेड इन इंडिया हैव इंश्योर्ड देयर सक्सेस, दिस पर्टिकुलर सक्सेस? तो बच्चा आप मुझे एक बात बताओ कि हमारी कंट्री में एक्चुअली में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हमने फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई हमारी फेडरेशन? नो, दिस इज नॉट सफिशिएंट। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो हैं बच्चा, वो हमारी कंट्री के सक्सेसफुल के लिए या फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल नेसेसरी थे। इनके बिना तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बिना तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते थे। बट दे आर नॉट सफिशिएंट, they're not adequate for the functioning of the entire country।
या पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करवाना इतना भी नहीं आसान है। तो बच्चा इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फेडरलिज्म इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। देखो भाई फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर्स, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर हम इतनी ह्यूज कंट्रीज की बात करें जैसे कि हमारी कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, तो बच्चा इंडियन कंट्रीज में मतलब हमारी कंट्री के अंदर रीजनल डाइवर्सिटी भी तो कितनी ज्यादा है। देखो कितने सारे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं हमारी कंट्री में। कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं हरियाणवी, कहीं गुजराती, तो कहीं तेलुगु, कोई कहीं मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, है कि नहीं। एंड मतलब अलग अलग कल्चर्स भी फॉलो करते हैं, अलग अलग खाने की डिशेस खाते हैं, इनफैक्ट अलग अलग टाइप के कपड़े तक भी पहनते हैं, होता है कि नहीं। तो बच्चा अगर हम इतनी कल्चरल रिचनेस किया इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फेडरलिज्म क्या उखाड़ लेता, सोचा कभी आपने। यस, सो दोनों की दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स along with the constitutional provisions have paved way for successful federalism in our country, and इसी ने इंश्योर करा द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। एंड जब रिस्पेक्ट हुई डाइवर्सिटी की, व्हेन पीपल हैड गॉट द डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर, जब सारे के सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। देखो भाई हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम है कि उसको जो भी रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकता है, उसको जो भी लैंग्वेज बोलनी है वो बोल सकता है। आई इन माई लाइफ स्पैन आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव कन्वर्टेड रिलीजन्स। कोई पहले हिंदू था तो अब वो क्रिश्चियन बन गया है, या कोई पहले क्रिश्चियन था तो अब उसने मुस्लिम मोहम्मदन उसको मुस्लिम कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। सो दिस इज इंटायरली अप टू यू एंड नोबडी कैन क्वेश्चन यू फॉर दिस। आपको कोई आके गवर्नमेंट आके आपको ये नहीं बोल सकते कि मतलब हाउ डेयर यू चेंज योर रिलीजन। नो, आई एम फ्री टू प्रैक्टिस विच एवर रिलीजन आई मे विश टू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले चीज क्या हुई बच्चा, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट हुए। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन थी ना, ये हमारी कंट्री के लिए सबसे पहला और सबसे मेजर, सबसे बड़ा टेस्ट था फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब देखो भाई हम सबको ये बात पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो बच्चा जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ, बंटवारा भी हुआ। तो उस टाइम पे बच्चा बहुत सारे पुराने ऐसे स्टेट्स थे जो वैनिश हो गए और बहुत सारे नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए उस टाइम पे। तो उस बेसिकली नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए तो ऑब्वियसली बात है हर जगह की एरिया, उनकी बाउंड्रीज, जगहों के नाम, ये सब चीजें भी चेंज हुई थी, राइट। तो 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज चेंज ताकि नए स्टेट्स क्रिएट करे जाए। अब एक बात बताओ, हमारी कंट्री का टोटल लैंड एरिया इज बेसिकली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना भाई। लैंड एरिया तो उतना ही रहेगा, चाहे हम 28 की जगह 50 स्टेट्स हमारी कंट्री में से निकाल ले, लैंड एरिया तो हमारे पास उतना ही है, लिमिटेड है ना लैंड एरिया। तो हमने जो भी पुरानी डिविजन्स थी लैंड एरियाज की, हमने उसी को रिवाइज करा और उन्हीं जगहों से बच्चा नए स्टेट्स निकल के आए। अब पता है इसका मुद्दा क्या था? आप सोच रहे हो कि मैम बेलने थे क्या, मतलब इतना फालतू टाइम था कि उनके पास वो नए नए स्टेट्स बनाने लग गए। बच्चा इसका मेजर एम, इसका मोटिव ये था कि जो भी लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं दे शुड गेट टू लिव इन द सेम स्टेट। मतलब आप चलो एक एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यू हैव टू फ्रेंड्स, वन ऑफ योर फ्रेंड्स स्पीक्स द नेटिव लैंग्वेज एज यू डू, मतलब जो लैंग्वेज आप बोलते हो वही लैंग्वेज आपका फ्रेंड बोलता है या बोलती है, और एक दूसरा फ्रेंड है जो एकदम कंप्लीटली अलग भाषा बोलता है, जो आपको एट टाइम्स तो आपके सर के 4 इंच ऊपर से निकल जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि बेचारा बोल क्या गया। तो आप मुझे बताओ आपका कंफर्ट लेवल किस इंसान के साथ ज्यादा रहेगा? जल्दी से मुझे बताओ। Definitely you will be more comfortable in conversing with the person who speaks the same language as you. Obviously बात है ना। तो सेम चीज बच्चा सारे के सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करके देखो, राइट। तो ये मुद्दा था कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहे। क्लियर?
आगे चलते हैं। तो ये जो डिमांड थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज फियर्ड बाय द नेशनल लीडर्स। हमारे नेशनल लीडर्स जो थे उनको लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए। उनको ऐसा लगता था कि इस चीज की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री जो है पूरी टूट के बिखर जाए, मतलब कि जो सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स में रह गए, उनको रीजनल ऑटोनॉमी अपनी मिल गई, तो वो बोले कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही फॉर्म कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाए हमारी कंट्री, टूट के बिखर जाए। लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ। ठीक है, इनिशियली तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इट वाज रेजिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बट लेटर ऑन बच्चे जो फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी उसने एक्चुअली में हमारी कंट्री को और भी ज्यादा यूनाइटेड बना दिया। मतलब वी एक्चुअली मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, और उससे हमारी कंट्री की एक्चुअली हमारे अलग अलग स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गई, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट के जो लोग रहते हैं अगर वो सिमिलर टाइप के कल्चर्स फॉलो करते हैं, अगर वो सिमिलर टाइप के लैंग्वेज बोलते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं वही वाले, तो डेफिनेट सी बात है यार उनके कहीं ना कहीं they are coming on the same page, and when they are coming on the same page it is easier for the state government to administer them. Simple. ठीक है, और बच्चा इसके साथ साथ डेफिनेटली कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो क्रिएट करे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, एथनिसिटी पे डिफरेंसेस हो गए, जियोग्राफिकल जगहों के बेसिस पे डिफरेंसेस हो गए। ऐसे डिफरेंसेस को भी डेफिनेटली हमारी कंट्री ने रिकॉग्नाइज करा, और इसके बेसिस पे भी कुछ स्टेट्स बने, जैसे कि हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, नागालैंड हो गया। अब अगर आप बात करो उत्तराखंड की, तो बच्चा उत्तराखंड कोई बहुत पुराना बना हुआ स्टेट नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद ही बना है, काफी बाद में बना है। पहले उत्तराखंड जैसा कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में लेटर ऑन बना। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं विच हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन लैंग्वेज में माने उनका कल्चर आ गया, उनकी एथनिसिटी आ गई, उनकी ज्योग्राफी आ गई। ठीक है, लोकेशनल बेसिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है, जो हमारा स्टेट सेंटर का रिलेशन है, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। एंड इसी के साथ बच्चे अगर आप लोग को प्लान लेना हो तो जल्दी से आ जाओ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। इट इज गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, और बहुत मजे करेंगे हम लोग। बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं विच यू गाइज कैन अवेल, और ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आपको एक ही पार्ट में पूरी पेमेंट करनी है। यू गाइज कैन पे इन 2 पार्ट्स, यू गाइज कैन पे इन 3 पार्ट्स, एंड इन फैक्ट बच्चे आप मंथली भी पे कर सकते हो। ठीक है, कोई लोड नहीं है, 0 कॉस्ट EMI है, कोई एक्स्ट्रा इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। साथ साथ हमारी स्पेशल क्लासेस अभी तक जिसने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, जल्दी से कर लो, बिकॉज बच्चा इस पे आपको सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा फ्री कंटेंट का। ठीक है, तो हमारी जो स्पेशल क्लासेस है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि प्लस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है। तो जल्दी से आ जाओ, बहुत सारी मस्ती करते हैं हम, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, पोल क्वेश्चंस करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं। सो इट इज गोना बी सुपर डुपर फन। साथ साथ अभी बहुत सारे न्यू कोर्सेज ऑन गोइंग है। इनफैक्ट हर मंडे को नया बैच लॉन्च होता है बच्चे, तो क्लास 9th के, क्लास 10th के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। साथ साथ ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, सो दिस इज गोना बी रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ यू गाइज। 12 to 18 मंथ्स के प्लान के लिए 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसे ही अप टू 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल सकता है। साथ साथ अगर आप JEE या फिर नीट के अर्ली एस्पिरेंट्स हैं तो बहुत अमेजिंग डील्स हैं आप लोगों के लिए। 81,000 का जो कोर्स है 4 साल के लिए, वो आपको सिर्फ अभी 68,600 का पड़ेगा, और नीट का भी सिमिलर है, बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिल रहा है बच्चा। 81,000 का प्राइस 64,483 में सिर्फ। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा कोड लगाते हो, कोड है DM Live, इससे आपको एडिशनल 10% मिल जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। साथ साथ कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी हैं। इट इज गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग बच्चा। हर संडे को हमारा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, एवरी संडे इट हैपेंस, और बहुत सारे हेवी डिस्काउंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जल्दी से आ जाओ प्लेटफॉर्म पे। आई विल बी वेटिंग टू सी ऑल यू गाइज देयर, एंड आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे, छोटे से छोटा भी कोई डाउट रहे,
please do not hesitate and mention it down in the comment section below. So that is it for the day and I hope you guys enjoyed this session. साथ साथ session को like करना बिल्कुल भी मत भूलना and share the session as much as you can with the hashtag #LifeSchoolDaily and do subscribe to the channel as well. And I love you guys so much. I will see you all tomorrow in the next session. Till then, bye guys, take care. Love you all and have a wonderful evening ahead. Bye bye.